शाम का ढलता हुआ सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप रहा था और सड़क के दोनों तरफ घने जंगल का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। बस की हेडलाइट्स की कमजोर रोशनी सुनसान रास्ते को चीरने की कोशिश कर रही थी, जहां सरसराते पत्तों के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। गाड़ी के अंदर दो दोस्त बैठे थे, विराज और अविनाश, जिन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी बदलने वाला था। तो अब आखिरकार तेरे गांव जाना हो रहा है। कितने दिनों से तेरा गांव देखने की इच्छा थी यार। लेकिन अविनाश चुप था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। ऐसे चुप क्यों बैठा है? कुछ बोल तो। कुछ नहीं, बस एक गहरी चिंता मुझे डरा रही है। कौन सी चिंता, मुझे भी बताओ। नहीं, बहुत देर हो गई है ना, इधर शाम भी होने लगी, जाते जाते और भी समय लगेगा। तू भी ना, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं और तुम अभी से डरने लगे। असली मजा तो तब आएगा जब सूरज पूरी तरह ढल जाएगा और इस सुनसान रास्ते पर सिर्फ हमारी सांसें सुनाई देंगी। तू नहीं जानता, हमारे गांव में कुछ अलग बातें हैं। हम में से कोई भी रात में घर छोड़कर गांव की सड़क पर नहीं चलता। रात के अंधेरे में बहुत सारे डर छिपे रहते हैं। अविनाश की बात सुनकर विराज हंस पड़ा। तू हमारे कॉलेज का शतरंज चैंपियन है ना? वो शतरंज चैंपियन भूत से डरता है? रुक, सबको बता देता हूं। अविनाश की खामोशी उस विशाल बरगद के खौफ से भरी थी, जो सदियों से गांव के बीचों बीच मौत का जाल बिछाए बैठा था। वो बरगद कोई पेड़ नहीं, एक ऐसा कब्रिस्तान था जिसने अविनाश के दादाजी समेत गांव के हर परिवार से किसी न किसी को छीना था। भाई, मैं तेरे गांव जा रहा हूं तो इतना भी खुश नहीं है क्या? अभी भी सीरियस क्यों है इतना? कुछ तो बोल। विराज, उस पेड़ की तरफ मत देखना। मेरे दादाजी की जान उसी पेड़ ने ली थी जब वो हमारी खोई हुई गाय ढूंढने निकले थे। इसके साए में जो शाम को गया वो कभी वापस नहीं आया। क्या यार, तू अभी भी उन पुरानी कहानियों पर यकीन करता है? ये कहानियां नहीं, सच है विराज। गांव का कोई घर नहीं बचा इसके कहर से। तू मेरा सबसे करीबी दोस्त है, इसलिए तेरी जिद मानकर तुझे यहां ले तो आया हूं, मगर अब डर लग रहा है। अरे यार, तू भी ना ऐसी वैसी बातों पर विश्वास कर लेता है। डर मत, ये सब पुराने लोगों की बनाई हुई कहानियां होती हैं। मैं सीरियस हूं विराज, मजाक छोड़ और कुछ मत बोल। बस बिना रुके तेजी से चलना। अगर सूरज ढलने से पहले हमने ये सड़क पार कर ली तो शायद हम बच जाएंगे। अपने दोस्त की बातों और उन पुरानी यादों में खोया हुआ अविनाश कब बस स्टेशन पहुंच गया, उसे खबर ही नहीं हुई। उसका मन अब भी उन्हीं अनजान डर और बरगद के पेड़ की परछाइयों के बीच भटक रहा था। कुछ देर चलते चलते अविनाश और विराज बरगद के पेड़ के सामने पहुंच गए। रास्ते में जाते जाते अविनाश विराज को बरगद के पेड़ की कहानी थोड़ी थोड़ी सुना रहा था, और तभी विराज पेड़ के सामने आकर बीच रास्ते में रुककर पेड़ की तरफ मुंह खोलकर देखता रह गया। चलना भाई, तुझे बोला था कि ये रास्ता जल्दी से पार करना है। चल चल। अरे एक सेकंड, बरगद का पेड़ देखकर तो कुछ भयानक नहीं लग रहा। अरे मजाक मत कर विराज, चल जल्दी यहाँ से। एक बार के लिए मेरी बात मान। विराज आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक रुक गया। अब क्या हुआ? चलना जल्दी। 1 मिनट रुकना भाई, मेरे जूते का फीता बांधना है। उफ, तू भी ना। अच्छा ठीक है, जल्दी कर। अविनाश ने सिर्फ एक पल के लिए अपनी नजर हटाई थी, पर उतनी ही देर में एक काला धुआं फैल गया। विराज गायब था। अविनाश को बस विराज की दहशत भरी चीख सुनाई दे रही थी।
अविनाश, अविनाश, मुझे बचाओ, कोई मुझे खींच के लेके जा रहा है, बचाओ। अविनाश चौंक कर उस तरफ देखा जहां अभी विराज खड़ा था। वो जगह खाली थी। चारों तरफ से घना अंधेरा जैसे उसे निगलने आ रहा था। उसी बीच में बस विराज की चीखें सुनाई दे रही थीं। अविनाश भाई बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ। विराज, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, कहाँ हो? अचानक एक जोरदार चीख ने सन्नाटे को चीर दिया और फिर वही गहरी खामोशी छा गई। चारों तरफ से अब सिर्फ सियारों का रोना और कुत्तों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। अविनाश की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसने कांपते हाथों से जेब से फोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट से अंधेरे को भेदने की कोशिश की। रोशनी इधर उधर भटक रही थी। तभी वही पुराने बरगद पेड़ पर जाकर ठहर गई। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। पेड़ की एक मोटी डाली से विराज का शरीर बेजान लटक रहा था। उसके जिस्म से टप टप करके खून जमीन पर गिर रहा था। हर बूंद सन्नाटे में एक खौफनाक दस्तक दे रही थी। अविनाश का सर चकराने लगा, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और होश खोते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। करीब 5 दिन हो गए विराज की मौत को। विराज के माँ बाप गांव आए थे। उसके शरीर को ले जाते समय अविनाश को बहुत तकलीफ हो रही थी। विराज उसका सबसे प्यारा दोस्त था। उसका इस तरह चले जाना वो मान नहीं पा रहा था। मन में खुद को ही दोष दे रहा था दिन रात। उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकला, ना ही कुछ मुंह में डाल पाया। मां ने बहुत बार बुलाया, लेकिन वो मुंह में एक दाना भी नहीं डाल पा रहा था। आंखों के सामने विराज का खून से सना चेहरा बार बार आ रहा था। अविनाश लेटा हुआ था। तभी मां फिर आई। अविनाश बेटा, सुनो मेरी बात। माँ, तुमको कितनी बार बोला है मैं नहीं खाऊंगा। विराज मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और वो मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे मन की हालत अच्छा नहीं है। बार बार क्यों परेशान कर रही हो? नहीं रे बेटा, तुझे खाने के लिए नहीं बुलाने आई। गांव में बहुत अनहोनी हो रही है विराज के मरने के बाद से, इसलिए बोल रही थी तू कॉलेज हॉस्टल वापस चला जा। मैं और तेरे बाबूजी भी सोच रहे हैं मामा के घर कुछ दिन रहकर आएं। अनहोनी मतलब क्या हुआ अब माँ? वो बरगद का पेड़ है ना, सीधा नरक का दरवाजा बन गया है। कल हरन की बीवी पेड़ के पास से कपड़े धोकर घर लौट रही थी। पेड़ की सीमा में पैर रखते ही कांपते कांपते गिर गई और मुंह से खून आकर मर गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? हाँ बेटा, उस पेड़ के चारों तरफ छोटे छोटे जानवर, पंछी और गायें मरी पड़ी हैं। पड़ोस के दादा जब खेत से लौट रहे थे, तभी अचानक एक मोटी डाली उन पर टूटकर गिरी और वो वहीं दबकर मर गए। और आज सुबह तो तेरे छोटा काका को भी उसने नहीं छोड़ा। अविनाश की मां अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। तभी अचानक आंगन से बाबूजी के रोने की आवाज आई। अविनाश ने बाहर निकलकर देखा तो आंगन में छोटा काका का मृत शरीर रखा था। अविनाश के बाबूजी दुख में दीवार पर अपना सिर पीट रहे थे। ये सब दृश्य और सहन नहीं कर पा रहा। ये पेड़ बहुत दिनों से हमारे बहुत करीबी लोगों को इस दुनिया से हमेशा के लिए छीन रहा है। अब इस पेड़ के प्रकोप से गांव को कैसे बचाना है, ये सोचने का समय आ गया है। सुबह की पहली किरण के साथ ही अविनाश ने माँ, बाबूजी और घर के बाकी सदस्यों को मामा के घर के लिए रवाना कर दिया। सबको यही लगा कि अविनाश कॉलेज हॉस्टल लौट रहा है, पर उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। विराज के साथ जो हुआ उसका अंत देखे बिना उसे चैन नहीं मिलने वाला था। अविनाश के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल वही अजीबोगरीब पेड़ था।
उसे मालूम था कि गांव के बुजुर्ग भी उसे बचपन से वैसा ही देख रहे हैं, लेकिन एक शख्स था जो इस राज की तह तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकता था। बिशु दादू। बिशु दादू, जिनके पिता कभी इस इलाके के बड़े जमींदार हुआ करते थे, अब उस पुरानी हवेली नुमा घर में वो अकेले रह गए थे, बिल्कुल किसी पुरानी याद की तरह। घर खाली होते ही अविनाश सीधा उनके आंगन में जा पहुंचा। दादा, ओ दादा, घर में हो क्या? कई बार बुलाने के बाद दादा घर से बाहर आए। वहां धूप में 2 पुरानी लकड़ी की कुर्सियां रखी थी। बिना किसी आहट के अविनाश एक कुर्सी पर बैठ गया। अरे अविनाश बेटा, अचानक मेरी याद में कैसे आए? सब ठीक तो है ना? आपके पास से कुछ जानना था। अच्छा दादा, आप तो यहाँ जन्म से हो ना? हाँ, और क्या बोलूं, इस गांव के सबको जन्मते देखा है मैंने। असल में हमारे गांव के बरगद के पेड़ के बारे में जानना था। आपके जन्म के समय क्या वो पेड़ था या उससे पहले से? नहीं बेटा, मैं जन्म से उस बरगद के पेड़ को देख रहा हूं। मेरे बाप को भी तो वो शापित बरगद का पेड़ खींच कर ले गया था। क्या बात कर रहे हो दादा? इस बारे में तो कभी नहीं जानता था। हाँ तो और क्या बोलूं बेटा, मेरे दादाजी जब छोटे थे तब अंग्रेजों का राज था, समझे ना। और उस बरगद के पेड़ जहां है उसके पास से बहती थी एक नदी। आज भी उस नदी की जगह अच्छी है, एक बार जाकर जरूर देखना। तब अकाल चल रहा था। उस समय एक तांत्रिक की लाश बहकर आई नदी के किनारे। दादाजी सब चौंक गए। आसपास के गांवों में उस तांत्रिक का नाम था। वो नवजात बच्चों को उठा ले जाता था। बोलते थे माँ काली को बलि देने के लिए। बहुत दिनों से अंग्रेज अपनी पुलिस से कोशिश कर रहे थे तांत्रिक को ढूंढने की। इस तरह तांत्रिक का शरीर अचानक नदी किनारे बहकर आना उनके लिए जैसे बिना मांगे पानी मिल गया। उस नदी के किनारे अंग्रेजों ने दफना दिया तांत्रिक की लाश को। उसके कुछ दिन बाद ही वहां से उग आया वो बरगद का पेड़। अच्छा, अब समझ में आया। असली राज ये है। आजकल गांव में जो शुरू हुआ है आप तो जानते ही हो दादा। हाँ, और क्या बोलूं, ये तो होना ही था बेटा। पेड़ ने खून का स्वाद पा लिया है, अब आसानी से नहीं रुकेगा। लेकिन मैं उस पेड़ को रोकना चाहता हूं। सभी गांव वालों से अपने प्रियजन छीन लिए हैं उस पेड़ ने। अब नहीं, इस बार मैं इसका अंत देखना चाहता हूं। तांत्रिक का गांव था झाऊगाछी। वहां जाकर एक बार देख सकते हो। अगर अब भी उसके वंश का कोई जिंदा है तो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादू। अच्छा, झाऊगाछी कहाँ है? यहां से 4 गांव दूर है। सावधानी से जाना बेटा। आप कोई चिंता मत करो दादा, मैं ठीक पहुंच जाऊंगा। करीब 4 घंटे लगे अविनाश को झाऊगाछी पहुंचने में। इधर उधर पूछकर अविनाश ने जान पाया कि उस तांत्रिक के वंश का एक व्यक्ति उसी घर में रहता है। दरवाजे पर काफी देर तक खटखटाने के बाद एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी आकर दरवाजा खोला। उम्र में लगभग अविनाश के बाबूजी जैसे ही होंगे। पहने हुए कपड़े देखकर अविनाश को समझ आया कि वो भी शायद पूजा पाठ और तंत्र साधना करते हैं। जय मां काली, जय मां काली। मैं भुवन डंगा से आया हूँ। दरअसल आप शायद हमारी मदद कर सकते हैं। कौन सी मदद चाहिए तुम्हें? आप जानते हैं या नहीं मालूम नहीं, हमारे गांव में आपके एक पूर्वज की लाश अंग्रेजों के जमाने में बहकर आई थी।
उनको गांव की मिट्टी में ही दफना दिया गया था, है ना? उसके बाद गांव में कुछ समस्याएं हो रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे गांव के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है। वो बरगद का पेड़ बर्बरता से लोगों की जान ले रहा है युगों से, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो पेड़ ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे जिस पूर्वज की बात कर रहे हैं वो तंत्र विद्या में बहुत शक्तिशाली थे। गांव-गांव में फैल गया था उनका नाम। वो साधना कर रहे थे अमरत्व पाने की और सफल भी हो गए थे। उनकी मौत हालांकि अकाल में हुई, लेकिन उनकी आत्मा उस पेड़ में चली गई और वो आत्मा चाहती है फिर से अमरत्व पाना। इसलिए इतने सालों से भी उस पेड़ का कोई कुछ नहीं कर पाया। तो अब क्या उपाय है? पेड़ को मंत्र से बांधना होगा और हड्डियों को उठाकर पेड़ के साथ जला देना होगा। मैं आपकी मदद करूंगा। चलिए, अब देर करने से मुसीबत और बढ़ेगी। जब आखिरकार पेड़ के पास पहुंचे तो रात घनी होकर उतर आई थी। गांव एकदम सुनसान था। लग रहा था जैसे यहां कोई रहता ही नहीं। तांत्रिक ने यज्ञ की आग जलाई और अविनाश की तरफ देखा। ये धागा पकड़िए। मैं जब भी बोलूं तब पेड़ को धागे से लपेट देना और मैं जो मंत्र बोलूंगा मेरे साथ साथ उच्चारण करते रहना। किसी भी तरह से आपका ध्यान नहीं टूटना चाहिए। तांत्रिक ने यज्ञ की आग में आहुति देकर बड़बड़ाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके साथ साथ अविनाश भी मंत्र पढ़ने लगा। अचानक उसने सुना फुसफुसाकर कोई उसका नाम ले रहा है। मुंह उठाकर देखा तो उसके दादाजी खड़े हैं। देखकर वो चौंक गया। आंखों में आंसू आ गए। छोटे बचपन के बाद से उसने दादाजी को कभी नहीं देखा था। अविनाश बेटा, ओ अविनाश बेटा। दादा, आप हो क्या? कितने सालों के बाद आपको देख रही हूं। मैं लौट आया हूं अविनाश बेटा। चलो, मेरे साथ चलो। दादाजी की आवाज पर अविनाश के अंदर एक बदलाव आया। वो भूल गया पेड़ के बारे में, भूल गया क्या करने आया है यहाँ। मंत्र मुग्ध होकर उठने जा रहा था, तभी तांत्रिक ने उसका हाथ दबा लिया। क्या कर रहे हैं? ये पेड़ आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भूल कर भी मनोसंयोग नहीं छोड़ना। अविनाश ने देखा दादाजी के पास छोटे काका भी आ गए। दोनों उसे हाथ हिलाकर बुला रहे हैं। अचानक उनके सामने विराज आकर खड़ा हो गया। अविनाश, खबरदार उठा तो। ये तेरे दादाजी छोटे काका नहीं हैं। ये पेड़ माया के जाल में तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तू मंत्र पढ़ता रह, मेरी मौत का बदला ले भाई। विराज की बात सुनकर फिर से तांत्रिक के साथ मंत्र पढ़ने लगा। एक समय तांत्रिक ने कहा, अब जाओ और पेड़ के तने पर धागा बांध दो। अविनाश के दादाजी और छोटे काका कंकाल का रूप धारण कर गए। उन्होंने उसका हाथ दबा लिया, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तांत्रिक ने बड़बड़ाते हुए उनकी तरफ एक मुट्ठी धूल फेंक दी। वो गायब हो गए। अविनाश ने जल्दी से पेड़ के तने पर धागा बांध दिया। तांत्रिक ने उसके हाथ में एक कुदाल थमाई। ये कुदाल लो। मिट्टी खोदकर मेरे पूर्वज की लाश निकालनी होगी। निकालने के बाद इस पेड़ और लाश दोनों को एक साथ जला दो। अविनाश ने मिट्टी खोदकर निकाली कुछ हड्डियां। जैसे ही उन हड्डियों को पेड़ के पास रखा, तांत्रिक अचानक चीख उठे। अविनाश ने देखा उनकी आंखें बाहर निकल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका गला दबा रही हो। इस हालत में तांत्रिक किसी तरह बोले,
यज्ञ की आग लेकर कंकाल और पेड़ को जला दो, अब देर मत करो। अविनाश ने यज्ञ की आग में जलती लकड़ी उठाकर कंकाल और पेड़ के तने पर आग लगा दी। उसकी आंखों के सामने दहकता हुआ पेड़ जलने लगा और उसने देखा भयानक आवाज के साथ एक काली छाया पेड़ से निकलकर आसमान की तरफ गायब हो गई। तांत्रिक जोर जोर से सांस लेने लगे और खांसने लगे। आप अब निश्चिंत रह सकते हैं, पेड़ अब आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। और इस तरह उस भयानक बरगद के पेड़ का अंत हो गया। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन जो लोग खो गए वो कभी वापस नहीं आए। अविनाश ने अपने दोस्त विराज की याद में गांव में एक स्मारक बनवाया और उस बरगद के पेड़ की जगह पर एक मंदिर बनवाया ताकि फिर कभी वो अंधेरा गांव पर ना छाए।